वहीं दूसरी ओर स्मृति बेचैनी और गुस्से से पागल अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने फोन उठाया और तेजी से किसी से बात करने लगी। आवाज में बेबसी थी। उसने परेशान होते हुए कहा, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उसे बचा सके। कोई तो होगा जो हमें इस भंवर से निकालेगा। सामने से एक आवाज आई, हाँ, बस एक ही रास्ता है, अगर तुम उस पर चल पाओगी तो। स्मृति ये सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर किसी सोच में डूब गई। स्मृति अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसके सामने सिर्फ एक काले रंग की मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ अजीब तरह से हवा में हिल रही थी, जो कि काफी डरावनी थी। उसकी आंखों में बेचैनी और खौफनाक परछाइयां मंडरा रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक बेहद खतरनाक इरादा भी झलक रहा था। तांत्रिक बाबा के दिए हुए ताबीज और मंत्रों से भरे कागज उसके सामने फैले पड़े थे। कमरे की घुटन भरी हवा में डर और राज का माहौल गहरा हो गया था। स्मृति ने उन ताबीजों को अपनी उंगलियों से छुआ। उसकी उंगलियों में हल्की सी कंपकपी आ गई। वो तांत्रिक बाबा के शब्दों को याद करने लगी। अगर तुझे वो चाहिए तो तुझे ये उपाय हर हाल में करना होगा। तांत्रिक बाबा के खौफनाक चेहरे और उनकी भयानक आवाजें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। स्मृति खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, तांत्रिक बाबा ने जो उपाय बताया है उसे करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे हर हाल में ये करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। स्मृति ने धीरे धीरे उठकर कमरे के दूसरे कोने में रखी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक से उसकी चाल किसी शैतानी ताकत जैसी हो गई, मानो हर कदम के साथ कोई अंधेरा उसके और करीब आ रहा हो। उसने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ ताबीज, पुराने जंतर मंतर और खून से लिखी हुई एक किताब रखी हुई थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके हाथों में कपकपी दौड़ गई। उसने बिना हिचकिचाए किताब को निकाला और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। स्मृति ने किताब को अपने हाथों में कसकर पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने मंत्रों को ध्यान से देखा और बुदबुदाना शुरू किया। जो खेल मैं शुरू कर रही हूं, उसमें वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। मुझे तांत्रिक बाबा की हर बात को पूरा करना होगा, फिर मेरी जीत होनी तय है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया था। उसने किताब के एक पन्ने पर रखी लाल रेखा को छुआ और एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। स्मृति ने अपनी आंखों में खौफनाक इरादे के साथ कहा, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ये खेल मुझे जीतना है, किसी भी कीमत पर। हार मेरी नहीं, उसकी होगी। कमरे में मोमबत्ती की लौ तेजी से कांपने लगी, जैसे खुद उससे डर रही हो। स्मृति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो जान चुकी थी कि अब जो करना है वो उसकी जिंदगी और रूह को हमेशा के लिए बदल देगा। स्मृति आंखों में पागलपन लिए चीखती हुई बोली, अब खेल शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर रुद्र के घर पर एक पार्टी हो रही थी, जहां पर शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे। ये पार्टी रुद्र को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में हो रही थी। इस शानदार पार्टी में हर कोने में महंगी सजावट की गई थी। लोग अलग अलग जगह ग्रुप्स में खड़े हुए थे। रुद्र काफी खुश दिखाई दे रहा था। तभी दूसरी कंपनी का ओनर आकर रुद्र से मिला और उसने कहा, क्या कमाल की पार्टी रखी है आपने रुद्र। सच में इस शहर के कम लोग ही इतनी उम्दा पार्टी रख पाते हैं। रुद्र को यह सुनकर काफी अच्छा लगा। उसने कहा, थैंक यू सो मच, आप इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा। रुद्र भले ही पार्टी में आए गेस्ट को अटेंड कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सामने गेट पर ही टिकी हुई थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और खुद से कहा, रक्षिता अब तक आई क्यों नहीं। तभी अलका ने पीछे से रुद्र को आवाज दी। अलका की आवाज सुनते ही रुद्र उनके पास गया। हाँ मॉम, बोलो,
रुद्र ने ये पूछा ही था कि तभी अलका ने पास में खड़े एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, बेटा ये राहुल है, इसका गोल्ड का काफी बड़ा बिजनेस है। हम एक बार बस ऐसे ही मार्केट में मिल गए थे, फिर दोस्ती हो गई तो आज मैंने इसे यहाँ बुला लिया। रुद्र ने गौर से सामने खड़े लड़के की तरफ देखा और अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम थोड़ा साइड में आएंगी? अलका को यह अजीब लगा। अलका ने इशारे में रुद्र को हेलो बोलने के लिए कहा, लेकिन रुद्र ने अलका का हाथ पकड़ा और साइड में ले गया। रुद्र गुस्से में था। मॉम, आपसे कोई कुछ भी कहेगा और आप मान लेंगी? मुझे क्या आप बेवकूफ समझती हैं? भाई के कपड़े और जूते पहनकर आया है ये आदमी। इसे आप जानती तक नहीं और मैं जानता हूं कि आपने इसे क्यों बुलाया है यहाँ पर। एनी की शादी के लिए ना? अलका ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो क्या करूं? बेटी है, चिंता तो होगी ना? रुद्र ने अलका की तरफ देखा, फिर खुद के गुस्से को नॉर्मल करते हुए कहा, मॉम मैं भी लड़का ढूंढ रहा हूं और मिल भी जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। फिर रुद्र ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, अब इस चंपू से कुछ मत कहना, खाएगा पिएगा फिर खुद निकल जाएगा। अलका को समझाकर रुद्र जैसे ही मुड़ा, उसने सामने से रक्षिता को आते हुए देखा। रुद्र तेजी से उसकी तरफ गया और उसके कान के पास जाकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये लाल रंग सच में तुम पर बहुत जच रहा है। रुद्र की तारीफ सुनकर रक्षिता के गाल और गुलाबी हो गए थे। तभी लक्ष्य ने माइक लिया और स्टेज पर आकर अनाउंस किया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी यहाँ आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इस पार्टी के पीछे की वजह पता है, तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा भाई रुद्र यहाँ आए और केक कट करके इस पार्टी को आगे बढ़ाए। रुद्र ये सुनकर हंस पड़ा और तेजी से केक की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने केक कट किया, वैसे ही उसकी नजर सामने खड़े दिशांत पर पड़ी। दिशांत पुलिस की ड्रेस में था। ये देखकर रुद्र सोचने लगा, अब कौन सा नया बवाल हुआ है? तभी दिशांत की नजर एनी पर पड़ी। वो बाकी लोगों से अलग बैठी हुई थी। दिशांत सीधा उसकी तरफ गया। एनी ने उसे देखते ही कहा, ओह तो आप यहाँ भी? आज किस लिए आए हैं यहाँ? दिशांत हंसा और उसने बहुत ही नॉर्मल ढंग से कहा, बस इतना समझ लीजिए कि कोई गुमराह कर रहा है और बार बार रास्ता इधर का ही दिखाई पड़ता है। एनी ने जवाब दिया, आपको पुलिस में नहीं बल्कि राइटर होना चाहिए था। तभी मौका पाकर रुद्र सामने से दिशांत के पास आया और उसने कहा, जी दिशांत, बोलिए क्या बात है? आप इस वक्त यहाँ? दिशांत ने रुद्र से साइड में आने का इशारा किया। दोनों एनी से थोड़ा दूर खड़े हो गए। दिशांत ने कहा, बात यह है कि आपके घर के पास फिर से एक लाश मिली है। देखिए, मैं जानता हूं आप लोग क्रिमिनल नहीं हैं, पर मैं भी इस वर्दी से बंधा हुआ हूं, इसलिए बार बार आना पड़ता है। दिशांत की बात सुनकर रुद्र ने कहा, बिल्कुल, मुझे आपके आने से दिक्कत नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि ये काम आखिर कर कौन रहा है। दिशांत ने जवाब दिया, अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कर लूंगा। आप पार्टी एंजॉय करिए, कुछ नया पता चलता है तो मैं बताता हूँ। उसके बाद दिशांत जैसे ही वापस लौटा, सामने से उसे रक्षिता आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि दोनों के बीच सिर्फ हाय हेलो ही हुआ, लेकिन रक्षिता को देखकर दिशांत की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वहीं मौका पाकर रुद्र ने लक्ष्य को अपने कमरे में बुलाया और उसे दिशांत की कही हुई सारी बात बताई। रुद्र ने परेशान होकर कहा, मैं तंग आ गया हूं इस रोज रोज की छानबीन से। भले ही जो मर्डर्स हो रहे हैं उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कब कहां से कौन सी बात सामने आ जाए जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब क्या करेंगे? लक्ष्य थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। घर के पिछले हिस्से में एक और इंसान की लाश मिलने से घर का माहौल पार्टी के बाद बहुत ही खराब हो चुका था। वहां सिर्फ सन्नाटा था
और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, मानो घर के चारों ओर कोई ताकत मंडरा रही हो। इन सब से डरी हुई रक्षिता एक कोने में खड़ी थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वहीं बाकी सब लोग भी बहुत ही परेशान थे, क्योंकि अब इंस्पेक्टर दिशांत का शक और भी गहरा होता जा रहा था। तभी रुद्र बोला, दिशांत का शक हमारे ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो हम सबके पीछे पड़ गया है। हमें उससे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि हम वैम्पायर हैं। रक्षिता समझाते हुए बोली, लेकिन रुद्र, अगर वो तुम्हारी सच्चाई जान गया तो हम क्या करेंगे? रुद्र ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि ये दिन आए। हमें पहले ही कुछ करना होगा रक्षिता। तभी रुद्र की बात सुनकर लक्ष्य पीछे से बोला, हाँ रुद्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इंस्पेक्टर से बचने के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी रुद्र लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोला, पर हम ऐसा क्या करें जिससे हम उस दिशांत की नजरों में ना आए और इस इन्वेस्टिगेशन से बच जाएं? तभी रुद्र की बात सुनकर लक्ष्य बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उस दिशांत से बच सकते हैं। तभी लक्ष्य की बात सुनकर रुद्र ने लक्ष्य की तरफ देखा और लक्ष्य के पास आकर बोला, जल्दी बताओ लक्ष्य, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? लक्ष्य ने अपना प्लान सभी को बताया। वो बोला, मुझे लगता है कि हम सबको कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। उसकी ये बात सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठी। वो बोला, हाँ लक्ष्य, तुम्हारी बात सही है। हमें कहीं चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। हम सब परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाएंगे। इससे दिशांत को भी शक नहीं होगा। उसे ये लगेगा कि हम सब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और इससे उसका शक कम भी हो जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर अलका जी भी इस आइडिया के लिए मान गई और अपनी सहमति जताते हुए बोली, तुम दोनों सही कह रहे हो, ये आइडिया ठीक रहेगा। हम सब एक साथ कहीं चले जाते हैं, तब तक मामला शांत भी हो जाएगा। तभी अलका जी की बात सुनकर ईरा पीछे से आते हुए बोली, हाँ, ये प्लान बिल्कुल सही है। हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब दिशांत की इन्वेस्टिगेशन से तंग आ चुकी हूँ और अब मैं उसे और नहीं झेल सकती। हम आज ही कहीं चल लेते हैं। तभी रक्षिता थोड़ा डरते हुए बोली, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? अगर दिशांत को कोई शक हुआ तो? रुद्र ने रक्षिता को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और उसके पास आते हुए बोला, चिंता मत करो रक्षिता, हम सब साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तभी ईरा ने पीछे से कहा, मैं भी इस प्लान के साथ हूँ, लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वो दिशांत हमें ट्रैक कर लेगा। अलका जी ने ईरा की बात पर सर हिलाते हुए कहा, यस, यू आर राइट ईरा, हमें आज रात ही निकलना होगा। तभी पीछे से एनी की आवाज आई और वो बोली, आप लोगों को जहाँ जाना है आप लोग चले जाइए, पर मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। एनी की बात सुनकर रुद्र ने थोड़ा रूड टोन में कहा, एनी, ये तुम्हारी जिद का समय नहीं है, यहाँ रहना डेंजरस हो सकता है। तभी एनी गुस्से में बोली, आई डोंट केयर, मैं नहीं जा रही। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। रुद्र ने अलका जी को इशारा किया और अलका जी एनी को समझाने की कोशिश करने लगी। वो बोली, बेटा, थोड़ी दिनों की तो बात है, जैसे ही सब ठीक होगा हम वापस आ जाएंगे। समझने की कोशिश करो। इस वक्त एनी ने जिद पकड़ ली थी। वो बोली, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अलका जी ने प्यार से कहा, ठीक है एनी, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन माँ, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। पहले ही दिशांत को हम पर शक है। पर रुद्र की बात को काटते हुए अलका जी बोली, पर मैं यहाँ एनी को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो रुद्र। अलका जी की बात सुनकर ईरा गुस्से में बोली, तो मॉम, क्या आप चाहती हैं कि हम सब मुसीबत में पड़ जाएं और वो दिशांत हमें पकड़ ले? अलका जी कुछ आगे कहती, उससे पहले ही ईरा वापस बोलने लगी, देखिए,
मुझे आप सबका पता नहीं, पर मैं अब उस दिशांत को और नहीं झेल सकती। मैं पहले ही उस दिशांत से बहुत परेशान हूँ, अब और टेंशन मोल नहीं ले सकती। तभी ईरा की बात सुनकर रुद्र ने कहा, पर ईरा, हम एनी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। लक्ष्य ने भी रुद्र की बात सुनकर हामी भरी और ईरा से कहा, हाँ ईरा, तुम समझने की कोशिश करो, हम एनी और माँ को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। ईरा परेशान होते हुए बोली, देखिए, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? दिशांत ऑलरेडी मेरे पीछे पड़ा है। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे पकड़ लेगा। ईरा की बात सुनकर लक्ष्य ने उसे समझाते हुए कहा, ईरा डरो मत, हम सब साथ में हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईरा झल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। ये बात सुनकर अलका जी गुस्से में बोली, ईरा, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। ईरा ने गुस्से में अलका जी की तरफ देखा। वो गुस्से में बोली, मैं पहले ही एक बार आपकी बात मानकर गलती कर चुकी हूँ, पर इस बार नहीं माँ। तभी अलका जी बोली, ईरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम अकेली यहाँ से गई तो सारा शक तुम पर आ जाएगा और हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अलका जी की बात सुनकर रुद्र बीच में बोला, हाँ ईरा, मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तुम अकेली यहाँ से गई तो सारा शक तुम पर आ जाएगा और हम सब की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो बोल ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि मोबाइल पर किसी और का नहीं बल्कि दिशांत का ही कॉल आ रहा था। अलका जी ने पूछा, रुद्र, इतनी रात को किसका कॉल आ रहा है? रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, दिशांत का। उसने जैसे ही फोन उठाना चाहा, 1 घंटे में ही फोन बंद हो गया। तभी रुद्र आगे बोला, कहीं दिशांत को कोई सबूत तो नहीं मिल गया हमारे खिलाफ? तभी वापस से दिशांत का कॉल आया और इस बार जैसे ही रुद्र ने उसका फोन उठाया, उधर से दिशांत की आवाज आई और वो बोला, आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना होगा जी, बाकी की बात हम पुलिस स्टेशन में करेंगे। ये सुनकर रुद्र ने लक्ष्य से कहा, हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना होगा। दिशांत ने हमें इस वक्त पुलिस स्टेशन बुलाया है। ये बात सुनकर लक्ष्य बोला, इतनी रात को? कहीं उनके हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया? पीछे खड़ी रक्षिता, जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, ये बात सुनकर और ज्यादा डर गई। वो आगे आते हुए बोली, रुद्र, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रुद्र ने उसे मना करते हुए कहा, रक्षिता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस मामले में पड़ो, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रुद्र की ये बात सुनकर रक्षिता ने रुद्र की आंखों में देखा। रक्षिता की आंखें इस वक्त डरी हुई और आंसुओं से नम थी। उसे एक अनजाना सा डर सता रहा था। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जैसे ही रुद्र ने उसका हाथ छोड़ा, अचानक रक्षिता को चक्कर आया और वो रुद्र के ऊपर गिर गई। वो बेहोशी की हालत में उसकी बाहों में थी। वो डरते हुए बोला, रक्षिता, रक्षिता, तुम्हें क्या हो गया है? उठो, उठो रक्षिता। अलका जी जल्दी से किचन की तरफ दौड़ी और वहां से पानी लेकर आई। उन्होंने पानी का ग्लास रुद्र को पकड़ाया। रुद्र ने पानी के कुछ छींटे रक्षिता के ऊपर मारे, पर रक्षिता पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वहीं दूसरी ओर स्मृति बेचैनी और गुस्से से पागल अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने फोन उठाया और तेजी से किसी से बात करने लगी। आवाज में बेबसी थी। उसने परेशान होते हुए कहा, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उसे बचा सके। कोई तो होगा जो हमें इस भंवर से निकालेगा। सामने से एक आवाज आई, हाँ, बस एक ही रास्ता है, अगर तुम उस पर चल